घर का बंटवारा। अरे विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना? अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि फूल का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ तो फूल पहुँचे ही नहीं। अब क्या बहू की विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ, मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती कुछ करने को? किशोर पहले ही मेरे बताए काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया था। रिसेप्शन के लिए हॉल भी उसी ने बुक किया था। टेंट कुर्सी वालों को भी तो वही देख रहा है। पर कई मोहल्ले वाले तो हमारे भरे पूरे परिवार से जलते भी हैं। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा, शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। दादी दादी देखो ना, हलवाई अंकल हमें लड्डू नहीं दे रहे, आप इनको डांटो ना। अरे चैन सुख दे देना बच्चों को लड्डू, क्यों तंग कर रहा है इन्हें? बीबी जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन लड्डू बनते ही ये बच्चे उठा उठा कर खा लेते हैं। अरे मैं तो इन्हें थाल में रख के परोस भी नहीं पा रहा। भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। भागो भागो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत चहल पहल है। कुलभूषण की बीवी कमला को फुर्सत ही नहीं है कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। अजी, आप यहाँ आराम से बैठकर गाने सुन रहे हो और घर में अभी तक इतने काम बचे हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं अब चिंता मुक्त हो ही जाऊंगा। और फिर घर में तुम हो, बेटे बहुएं हैं, तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काम करूं? मैं तो शान से बेटे की शादी में जाऊंगा तैयार होकर। अरे ठीक है, अब आप आराम ही कीजिए। एक बार अभिषेक की बीवी आ जाए, फिर मैं भी आराम करूंगी और मेरी चारों बहुएं पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। इतना कहकर कमला वापस अपने काम में लग जाती है। बेटा भी, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया है, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभीयों को देखो, सुबह से पार्लर में है। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है, लेकिन इस घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी को इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां कहाँ संभालनी थी। अभी देखो ना, मेरे हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी है और तुम्हारी मम्मी ने मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैंने सोचा था कि घर की सबसे छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठा के रखेंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी के पहले ही मेरे घर वालों ने तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो फिर अब ये शिकायत क्यों? और फिर तुमसे पहले मेरी भाभी भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता तब तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, माँ बाबूजी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवाई दी आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ। प्लीज मेरी जगह आप कर लो ना ये काम। ठीक है, मैं तेरी जगह माँ बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके 5 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज देना और दोपहर का खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर सुखा देना। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर सब्जी ले आएंगे, फिर डिनर की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद बस भाभी, मैं माँ बाबूजी को दवाई देकर सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां और 2 सब्जी बनती थी और नाश्ता निपट जाता था,
यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियाँ बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती है। नाश्ता बनते बनते लंच का टाइम हो जाता है और लंच बनते बनते डिनर का। अभी मुझ में तुम्हारे पूरे परिवार का नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची। मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे किराए के घर में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए पे क्यों रहेंगे? ना जी ना, घर में ही दीवार खड़ी करो अपने हिस्से के आगे। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खींच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आने से अभिषेक के कंधों पर खर्चों का बोझ आ पड़ता है। अभिषेक का बोझ कम करने के लिए नंदिता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर नौकरी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंदिता, ये क्या है? तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना था, देखो उसके बाल कितने बढ़ गए हैं। अरे करती क्या हो पूरा दिन तुम? मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता और लंच बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़ कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ। पूरा दिन काम करके आने के बाद बिना आराम किए बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ, घर आकर खाना बनाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ और क्या करूँ मैं? तो किसने कहा था अपने सर पर इतने काम लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू की डे केयर का खर्च, उसके लिए बेबी फूड का खर्च, प्रेस वाले का खर्च, ये सब तुम्हारी सैलरी से होता नहीं है। अगर परिवार से अलग नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी, लेकिन काम तो अब भी बहुत है तुम्हारे सर पर। चिंटू को भी डे केयर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको गोद में खिलाने के लिए दादा दादी और घर के सभी बड़े होते। उसके साथ खेलने के लिए उसके भाई बहन भी होते। मेरे तीनों बड़े भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना महंगा बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभियाँ बहुत अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। बिजली के बिल जैसे खर्चे भी सब मिलकर बांट लेते थे। लेकिन तुम्हें तो सबसे अलग रहने में ही मजा आता है, तो अब शिकायत क्यों करती हो? बस करो अभिषेक, बस करो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है सबसे। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अजनबियों की तरह रह रहे हैं। अभिषेक और नंदिता की सारी बातें घर के बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नंदिता बहू, किसने कहा कि तुम अकेले हो? तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ। हम तो बस ये चाहते थे कि तुम अपनी गलती समझ जाओ। अगर हम तुम्हें समझाते तो शायद तुम ना समझती, लेकिन अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया है, तो अब तुम समझ चुकी हो परिवार में एक साथ रहने का मोल क्या होता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अरे माफी बाद में, पहले मेरा पोता जरा मेरी गोद में तो दे, और तू जाकर सबके लिए चाय बना ला। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक! ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटी से कहती है, देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन। शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा, बहू को कमरे से बाहर ले आ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा, ये ले, चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी, ये कैसे लोग हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना।
दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगी? जाओ यहाँ से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा, ऑर्डर करिए, ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है। तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नज़र में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज़ आती है। किसको किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नज़र ज़मीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा, फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहां से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर, आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी, जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई है ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा मैं तेरा भला चाहती हूँ, तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी। एक काम कर, इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी, हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी, आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ कपड़े और गहनों की ज़रूरत है, तो ज़रा पैसे दीजिए ना। अब आप घर के मर्द हो तो पैसे तो आपसे ही मांगूंगी ना। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। ये लो कार्ड, कर लेना शॉपिंग। अगले रोज, बिजली का बिल आया है 10,000 का, भर दीजिएगा। इतना बिल कैसे आ गया? बेटा वो क्या है ना, सारा दिन बहू घर में रहती है तो कमरे में एसी और टीवी चलता रहता है। अब कम से कम बाहर जाए तो 4 पैसे कमा कर लाए, लेकिन हम लोगों को थोड़ी ना औरत की कमाई खानी है, वो तो मर्द ही करता है ना। पति पर्स देखता है और फिर हाँ माँ, ठीक बोल रही हो। खैर चलता हूँ, ऑफिस का वक्त हो गया है। पति ऑफिस से पिता को फोन करता है। पापा, घर के खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मीना को नौकरी के लिए हाँ कर दूँ, 4 पैसे ही लाएगी ना घर में। वो तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन ये औरत की जात, कल को 4 पैसे कमाने लगे तो यह नहीं कि सर पर चढ़कर नाचे। हाँ पिताजी, बात तो सही है, वो तो आप हैं जो माँ को मुट्ठी में रखा है, वरना मेरी वाली तो। खैर सोचते इस बारे में। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। वो कल पनीर की सब्जी बनानी है तो थोड़े पैसे देकर जाना। और हाँ, कीर्तन भी रखा है संडे को, उसके लिए सामान की लिस्ट बना दी है, ले आना। पापा को दे दो, वो ले आएंगे। अरे पापा कहाँ से ले आएंगे, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। लो, पैसे ही नहीं है? मेरे पापा की जेब तो हमेशा नोटों से भरी रहती है। बेटा, लक्ष्मी को जो पूजता है ना, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो घर की औरतों को मारे पीटे, वो भला कैसे लक्ष्मी का लाभ ले सकता है? वाह वाह, क्या बात है, तो जबान खुल रही है तुम्हारी।
लगता है भूल गई पुरानी मार और डांट। क्या? हाँ माँ जी, शांत हो जाइए। मैं नहीं देख सकती आपको मार खाता, और फिर हो सकता है कि मैं आपको बचाने आऊँ तो ये भी मुझे मारे। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहती। तू ये लिस्ट बस दे दे, मैं चलिए आराम करने। फिर अगले रोज, सुनिए जी, वो मायके जाना है। वो क्या है ना, शादी के बाद से गई नहीं, तो ट्रेन की टिकट बुक करवा देना। तो मैं भी तो साथ जाऊंगा ना तुम्हारे। तो ठीक है, फिर फ्लाइट की ही टिकट करवा दीजिए। वो क्या है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है आप पहली बार मेरे साथ जा रहे हो और हम ट्रेन से चले, ठीक है ना। पति ऑफिस जाता है, जहाँ उसका दोस्त कहता है, अरे क्या हो गया यार, परेशान सा दिख रहा है। तेरी तो नई नई शादी हुई है, भाभी परेशान कर रही है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है थोड़ी सी कमाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू कैसे मैनेज करता है यार? कैसे क्या यार, तू जानता है ना मेरी बीवी रिया को, वो टीचर है, फिर घर में ट्यूशन करती है, साथ में बच्चे भी पढ़ लेते हैं। यार घर नाम की गाड़ी दोनों पहियों के साथ चलने से ही चलती है। वो भी कमाती है और मैं भी, और चल रहा है घर बस। पति को दोस्त की बात समझ में आती है, लेकिन पिता का ज्ञान कैसे भूल सकता था। भाई कल को सर पर चढ़कर नाचने लगी तो। शाम को घर आता है, जहाँ उसकी बुआ और उसका बेटा बैठे होते हैं। अरे आ गया लल्ला, कैसा थका थका सा लग रहा है, सब ठीक है ना? नमस्ते बुआ, कैसे आना हुआ? कैसा है रमेश? भाई को तो भाई की याद ही नहीं आती। अरे नहीं नहीं भैया, याद नहीं आती तो यहाँ कैसे आता? ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, जरूर आना। पति कार्ड खोलता है। डॉक्टर रश्मि? अरे वाह, तेरी होने वाली बीवी डॉक्टर है। और क्या भैया, आपकी बीवी इंजीनियर तो मेरी डॉक्टर। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे जब घर में ही बिठाना है बेचारी को तो काहे का इंजीनियर है, तो काम वाली ही, घर का काम करती है और आराम। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर क्यों बैठा रखा है? अरे बहू कहीं झोला छाप डिग्री तो नहीं लेकर आई है? पत्नी की बुराई सुनकर पति को गुस्सा आता है। नहीं बुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरी मीना, और हाँ बड़ी कंपनी में काम भी करती है। बस शादी के बाद कुछ महीनों की छुट्टी ली थी, अगले हफ्ते से ऑफिस शुरू हो जाएगा। क्यों मीना? तभी ससुर आ जाते हैं। हाँ लेकिन फिर घर का काम कैसे होगा, और पैसे कमाने लगेगी तो सर पर। पिता की बात पूरी नहीं हुई कि बेटा, सर पर चढ़ने का हक है उसका पापा। पत्नी है वो मेरी, यानी मेरे घर की रानी, और रानियां तो सर का ताज होती है। क्यों मीना? मीना पति की बात सुनकर शर्मा जाती है। वाह बेटा, तू सही समय में समझ गया कि औरतों की इज्जत करने वाले घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है। ये कहानी ममता की है। बचपन से ही घर में ये एहसास दिलाकर पाला गया कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, रोज ऑफिस में देर पहुंचता हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन आपका सारा खाना पैक और तैयार भी है। अरे जबान जितनी चलाती हो उतना अगर हाथ चलाती ना तो शायद घर को अच्छे से मैनेज कर पाती। क्या मतलब है? क्या नहीं मिला आपको? मोजे कौन देगा? ममता भागकर पति को मोजे देती है। वो हर किसी का ख्याल रखती, लेकिन उसके घर में रोज का रोना लगा रहता। अरे माँ, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फीस के लिए डांटा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में फीस के पैसों के लिए मुझे कोई भी बात सुनाए। अरे पर बेटा, ये तो पापा करते हैं ना सारा ऑनलाइन, मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ, बना लो बच्चों के सामने मुझे बुरा। अरे करता तो मैं ही हूँ, माना, लेकिन मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि बच्चों की फीस जमा करनी है। अरे बताओगी तो तुम ही ना। ममता की अब ये आदत में शुमार हो चुका था। वो हमेशा हर बात के लिए खुद को ही दोषी मानती। एक दिन वो पड़ोस की दोस्त से कहती है, समझ नहीं आता यार, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। बात तो सही भी है ना, अब पति बेचारा नौकरी करे, पैसे कमाए, या फिर ये देखे कि बच्चों की फीस का वक्त है। क्या करूँ यार। पता नहीं, मेरे पति तो सारा काम खुद ही करते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम थक जाती होगी, सारा दिन घर बाहर बच्चे तो। अच्छा, ऐसे भी पति होते हैं क्या? अरे क्या बात कर रही है,
भाई साहब कभी तुझे किसी बात के लिए सुनाते नहीं? किसने कहा नहीं सुनाते? अरे ये पति चीज ही ऐसी होती है कि बिना पत्नी को सुनाए उन्हें चैन की नींद कहाँ आती है। तो तू भी परेशान रहती होगी कि कैसे, क्या, कब भूल गई। अरे वो तो मुझे बस इस बात के लिए ताना देते हैं कि मैं वक्त पर खाना क्यों नहीं खाती या पार्लर जाकर अपनी साज सज्जा क्यों नहीं करवाती। पड़ोसन बोल ही रही होती है कि ममता के बेटे की आवाज आती है। अरे माँ क्या हो गया? लग नहीं रहा कि आज आप मुझे पानी भी देगी। अरे कब से खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे यार मैं चलती हूँ, बेटा खाने के लिए वेट कर रहा है, मैंने उसे खाना भी नहीं दिया। अरे 12वीं में पहुंच चुका है तुम्हारा बेटा, उसे बोलो खुद पानी लिया करे। मैंने तो अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। अरे यार खुद की भी तो कोई लाइफ है। माना जब नहीं कर सकते थे तो किया, लेकिन अब इतने बड़े बच्चों की हर बात मानेंगे तो मुश्किल तो अपने को ही होगी। ममता को पड़ोसन की बात में दम तो लगता है, लेकिन करे क्या, आदत भी तो खुद ही ने डाली थी। ममता घर जाती है कि तभी बेटी आ जाती है। माँ परसों मुझे एक शादी में जाना है, तेरी वो जो लाल वाली साड़ी है ना उसे दे देना, मैं आज जाकर टेलर को दे दूंगी, वो उस साड़ी से सूट बना देगा। अरे नहीं नहीं तारा, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी और उस साड़ी से मेरी काफ़ी भावनाएं जुड़ी हैं। तुमको ना मैं दूसरी साड़ी दे दूंगी। ओके कोई बात नहीं, लेकिन आज दे ही देना पक्का। तारा माँ की साड़ी से सूट बनवाकर पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो पार्टी से लौटती है, क्या है मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे जब वो साड़ी मांगी थी तो ये छल्ली सी साड़ी क्यों दे दी? मैं ही पागल थी जो इस साड़ी का सूट बनवा लिया मैंने। माँ जानती भी हो कि कॉलेज में मेरी कितनी हंसी उड़ी। तभी वहां ममता का पति सुनील आ जाता है। अरे गवार औरत, जब बेटी साड़ी मांग रही थी तो दे देती ना। अरे पापा इनके तो इमोशंस जुड़े थे उस साड़ी से। ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी की बेइज्जती हो गई, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुंदर लगे पूरे कॉलेज में। जी वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं। रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है, ममता की बेटी और पति उस पर जोर जोर से हंसते हैं। अरे ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीत गया। अरे कैसे पता चलेगा माँ, हम लोगों के पीछे जो तू बैताल की तरह चिपकी रहती थी, तुझे कैसे वक्त का पता चलता। ममता को पहले सास ससुर, फिर पति और बच्चों की तरफ से इस तरीके की बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन, सुनो ना, बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है, कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था। अरे ममता एक बार अपने पति से बात करो, वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे, तुमको दर्द है। हाँ लेकिन वो यही बोलेंगे कि ऑफिस जाऊं या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। तो बेटे से ही बात कर ले। अरे वो तो मैं कर लूं, लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह कि उसे बताते मुझे शर्म आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना, ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी। अब तो सोच रही हूँ कि इनसे बात कर ही लूं, वरना दर्द के मारे कहीं मर ना जाऊं। लेकिन शाम को, ममता क्या किया तुमने आज? खाने के डिब्बे में कैसा खाना दिया था? दाल खराब हो गई थी, कब की थी? दाल तो मैंने सुबह ही बनाई थी, खराब कैसे हो गई? अच्छा सुनिए ना, मुझे कहना है कि अरे गरम दाल बंद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। बेइज्जती हो गई सबके सामने मेरी। ऑफिस वालों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या बोलूं। कल से ठीक से खाना देना है तो देना, वरना खाना देना बंद कर देना, बाहर खा लूंगा मैं। ममता जो पति से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पति को खाने में क्या दे। अगले दिन ममता थकी थकी सी हालत में, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो। रात भर सोकर थक गई है ना, इसीलिए तो खाना नहीं बना सकती। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ। बस मैडम को सोने का बोल दो, फिर देखो कैसे सोती रहती है। माँ फिर वही पराठा सब्जी,
अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्ता खाना लेकर आते हैं, आप तो बस। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है। बेटा लाइट जलाता है। क्या माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए? वो बोल ही रहा होता है कि सामने माँ जमीन पर लेटी मिलती है। वो उसके पास जाता है। अरे माँ, क्या हो गया माँ? तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पैर के पास एक फोड़ा है, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो, लेकिन तुम्हारी माँ किसी को तंग करना नहीं चाहती थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अरे इनके ऑर्गन में दिक्कत है, कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है। अरे नहीं नहीं, इसके मन में कोई बात नहीं है, कोई काम है नहीं ना इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी, इसलिए उनकी ये हालत है। अगर आप समय से नहीं ले आते तो हो सकता था कि। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने अपनी ही परेशानी माँ के सामने रखी, लेकिन किसी ने माँ की दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था। ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बेडरूम में देखती है। वो उठने की कोशिश करती है कि माँ, अब आप नहीं उठेंगी, हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे। घर की बेटी दाल बराबर। आन्या डांस करने में उस्ताद। एक स्टेप जो वो देख लेती तो हूबहू उसे उतार देती। अरे आन्या बेटा, मेरी बेटी को भी डांस सिखा देना, उसका एनुअल प्रोग्राम है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं, कला का हो रहा है। नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी, फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना। वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती, लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहाँ है आन्या? उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या। एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहां आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट। बेटा, कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह, और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना? वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है, हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा, कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहां आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है। उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं, सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या? यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा।
बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं। आजकल के बच्चों को माँ पापा की इमोशन की कदर है क्या? अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है। लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये। पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से। मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा, ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उससे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कंपटीशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की। भाई भगवान बेटी दे तो ऐसी। कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ, रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता। ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए, क्या काम है आपको? वो क्या है ना, मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो? माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है, जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या? हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं? अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है? अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा, मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है मेरे पास, आप चिंता ना करें, बस पापा का इलाज करवा ले। आन्या के कहने पर वो बड़े डॉक्टर ना सिर्फ आन्या के पापा का इलाज करते हैं, बल्कि उन्हें ठीक करके घर भी ले आते हैं। आज मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बच गया। भगवान सबको ऐसी बेटी दे।